शुभ संध्या आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में पुनः एक बार स्वागत है। हम लोग उपन्यास साहित्य में गद्य विधा यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। गद्य विधा के अंतर्गत हम लोग उपन्यास साहित्य देख रहे हैं। गद्य विधा के अंतर्गत उपन्यास साहित्य देख रहे हैं और उपन्यास में भी हम लोग प्रेमचंदोत्तर युग में प्रयोगवादी उपन्यासकार देख रहे थे, जो आज क्लास संख्या 24 है। इससे पहले इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना देख चुके थे, गिरिराज किशोर देख चुके थे, ठीक है, शिव प्रसाद सिंह देख लिए थे, महेंद्र भल्ला देख लिए थे, भीष्म साहनी देख लिए, निर्मल वर्मा देख लिए, मोहन राकेश हो गए थे आज इनके बाद। और आज मेरे ख्याल से 24वां क्लास में प्रयोगवादी उपन्यासकार भी समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद प्रयोगवादी उपन्यासकार आज इसी क्लास में हम लोग फ्री करते हैं। इसके पश्चात प्रमुख महिला उपन्यासकार, प्रमुख दलित उपन्यासकार, प्रमुख प्रवासी उपन्यासकार जो महत्वपूर्ण हैं उनको देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजेंद्र यादव को। सबसे पहले आज देखना है प्रयोगवादी उपन्यासकार में, आज सबसे पहले देखना है राजेंद्र यादव को। नंबर 1 राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव राजेंद्र यादव का अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में, आगरा में इनका जन्म हुआ था। 1929 ईस्वी में कहाँ हुआ था? आगरा। 1929 ईस्वी में आगरा, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। अगर निधन की बात करें कि राजेंद्र यादव का निधन कब हुआ, तो राजेंद्र यादव का निधन हुआ था 2013 ईस्वी में। कब हुआ? 2013 में। इनके उपन्यासों की बात करें कि इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, एक बार इनके उपन्यास को देख लेते हैं, फिर इनके उपन्यासों में जो प्रमुख उपन्यास है उसके वर्ण विषय को देख लेंगे। तो इनके उपन्यासों में पहला उपन्यास है प्रेत बोलते हैं। महत्वपूर्ण उपन्यास है, प्रेत बोलते हैं। ये 1951 में था और आप लोग को याद होगा कि यही उपन्यास प्रेत बोलते जो है 1959 ईस्वी में पुनः सारा आकाश के नाम से प्रकाशित हुआ था। और ये सारा आकाश शब्द कहाँ से आया था? तो दिनकर की रचना सामधेनी से ये पंक्ति ली गई थी। सेनानी करो प्रस्थ, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। इसी पंक्ति से सारा आकाश शब्द लिया गया था और इसी से इन्होंने प्रेत बोलते हैं जो 1951 में लिखी थी, इसी को 1959 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित करवाया था। ये वर्ण विषय में देख लेंगे थोड़ा सा हम लोग। प्रेत बोलते हैं पहला उपन्यास कौन सा है? प्रेत बोलते हैं। कब है? 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में। नंबर 2 नंबर 2 में देखिए उखड़े हुए लोग था। नंबर 2 उखड़े हुए लोग। उखड़े हुए लोग कब है? ये 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, 1956 ईस्वी में। नंबर 3 कुल्टा। महत्वपूर्ण उपन्यास ये भी है इनका। कुल्टा। कुल्टा कब की है? कुल्टा 1958 ईस्वी का उपन्यास है। नंबर 4 पर आ जाइए तो 1 इंच मुस्कान। नहीं, कुल्टा के बाद सह और मात था ना। नंबर 4 सह और मात। सह और मात। तो सह और मात कब प्रकाशित हुई थी? ये 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, सह और मात। नंबर 5 पर आ जाइए तो 1 इंच मुस्कान। ये मन्नू भंडारी के साथ मिलकर लिखा गया इनका उपन्यास था, 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान कब लिखी गई थी? 1963 ईस्वी में। और ये मन्नू भंडारी के साथ मिलकर लिखी गई थी। इसका वर्ण विषय हम लोग देख लेंगे, ठीक है। 1 इंच मुस्कान के बाद
आ जाइए नंबर 6 में लिख लीजिए अनदेखे अनजान पुल। अनदेखे अनजान पुल। अगर अनदेखे अनजान पुल की बात करें तो ये प्रकाशित कब हुई थी? 1963 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ये उपन्यास कब प्रकाशित हुई? तो 1963 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। इतना लिखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र यादव, जन्म 1929, आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन इनका 2013 में हुआ था। प्रेत बोलते हैं 1951 ईस्वी। यही उपन्यास 1959 ईस्वी में सारा आकाश के नाम से प्रकाशित हुआ था। और सारा आकाश शब्द कहाँ से आया था? तो दिनकर की रचना सामधेनी की एक पंक्ति जो थी कि सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। उसके बाद उसकी नीचे पंक्ति थी दूसरा, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। इसी पंक्ति से सारा आकाश शब्द लिया गया था और इन्होंने इस उपन्यास का नाम रख दिया था सारा आकाश। कब? 1959 ईस्वी में। स्पष्ट है? तो ये 6 उपन्यास हो गए। पहला है प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, कुल्टा, सह और मात, 1 इंच मुस्कान जो मनु भंडारी के साथ मिलकर लिखी गई थी, अनदेखे अनजानपुर 1963। नंबर 7 पे आइए। नंबर 7 पर लिख लीजिए मंत्रविद्ध। मंत्रविद्ध मंत्रविद्ध कब प्रकाशित हुई थी? ये 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नंबर 8 की अगर बात करें मंत्रविद्ध के बाद नंबर 8 मुखर चिंतन। मुखर चिंतन कब प्रकाशित हुई थी? 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और एक और लिख लीजिए एक था शैलेंद्र। एक था शैलेंद्र कब है? ये 2007 ईस्वी में 2007 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ये इनके हो गए उपन्यास, ये राजेंद्र यादव के उपन्यास हो गए। अब इन उपन्यासों में थोड़ा सा एक दो का हम लोग वर्ण विषय देख लेते हैं कि इनमें कुछ वर्ण विषय जो महत्वपूर्ण है उसका देख लेते हैं। वर्ण विषय सबसे अगर पहली बात करें किसकी, तो प्रेत बोलते हैं। प्रेत बोलते हैं, अगर प्रेत बोलते हैं कब थी? 1951 ईस्वी में थी। इसी उपन्यास को 1959 ईस्वी में सारा आकाश के नाम से प्रकाशित करवाया गया था। और अभी आप लोग को बताया कि इसमें जो सारा आकाश शब्द आता है, वो कहाँ से आता है? तो दिनकर की रचना सामधेनी की एक पंक्ति है। सामधेनी जो काव्य खंड है उसकी एक पंक्ति है कि सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा इतिहास तुम्हारा है, सारा आकाश तुम्हारा। ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। तो यहीं से ये सारा आकाश शब्द लिया गया था। तो लिख सकते हैं इसे 1959 ईस्वी में, इसे मतलब प्रेत बोलते हैं को, इसे 1959 में सारा आकाश नाम से पुनः प्रकाशित, इसे 1959 में सारा आकाश नाम से पुनः प्रकाशित कराया गया। नहीं, इसे 1959 ईस्वी में सारा आकाश नाम से पुनः प्रकाशित किया गया। एक बात तो ये हो गए, ठीक है। ये नाम रखने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो दिनकर की रचना से मिली थी। चलिए इस उपन्यास के बारे में इतना ही काफी है। दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास जो इनका है वो कौन सा है? दूसरा मुख्य उपन्यास इनका जो है वो है नंबर 2 में उखड़े हुए लोग। एक लाइन उसके बारे में भी लिख लीजिए। नंबर 2
उखड़े हुए लोग। उखड़े हुए लोग कब की है? ये 1956 ईस्वी की है। 56 ईस्वी की है। इसमें क्या है? इसमें राजनीतिज्ञों की असलियत का चिंतन है। राजनेता लोग की जो असलियत होती है वो इसमें दृष्टिगत गोचर कराई गई है। राजनेताओं की असलियत का चित्रण, बस इतना पर्याप्त है। तीसरा महत्वपूर्ण उपन्यास इनका कौन सा था? तीसरा महत्वपूर्ण उपन्यास था ये 1 इंच मुस्कान, है ना। एक इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान कब की थी? 1963 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। अभी तुरंत आप लोग को लिखाए थे। और ये किसके साथ मिलकर लिखी गई थी? यह मन्नू भंडारी के साथ मिलकर लिखी गई थी। मन्नू भंडारी के साथ मिलकर लिखी गई। ठीक है, मनु भंडारी के साथ मिलकर लिखी गई। इसमें है क्या? तो इसमें 3 व्यक्ति के चरित्रों का चित्रण भी किया गया है और उन तीनों के माध्यम से समाज को संदेश भी दिया गया है। वो 3 व्यक्ति कौन कौन हैं? अमर, रंजना और अमला। अमर, रंजना और अमला। अमर, रंजना और अमला के प्रेम का चित्रण है इसमें। अमर, रंजना और प्रेम, अमला के प्रेम का चित्रण। इन तीनों व्यक्ति के जो प्रेम होते हैं इसका चित्रण, और इसी के माध्यम से इसमें समाज को भी संदेश देने का प्रयास किया गया है। पर्याप्त है 1 इंच मुस्कान में। और तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास इनके हैं नहीं। ये 3 महत्वपूर्ण उपन्यास थे, 1 इंच मुस्कान, उखड़े हुए लोग और प्रेत बोलते हैं। तो प्रेत बोलते हैं, बस ये नामकरण के कारण इसको लिखा गया कि अगर सारा आकाश आए तो 1959 ईस्वी में ये प्रेत बोलते हैं का ही नाम है। चलिए, तो ये तो हो गए कौन? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव के बाद अगले उपन्यासकार जो महत्वपूर्ण हैं वो है मनोहर श्याम जोशी। अगले उपन्यासकार कौन है? मनोहर श्याम जोशी। नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2, मनोहर श्याम जोशी। ये भी मोस्ट उपन्यासकार हैं इस कालखंड के। इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, जन्म कब हुआ इनका? अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1933 ईस्वी में। अजमेर राजस्थान में इनका जन्म हुआ। जन्म 1933 ईस्वी, अजमेर राजस्थान। कहाँ जन्म हुआ था? अजमेर राजस्थान में इनका जन्म हुआ। और निधन कब हुई थी? निधन 2006 में हुई थी। निधन 2006 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। मनोहर श्याम जोशी ने बहुत सारे उपन्यास लिखे थे। सारे उपन्यासों का प्रकाशन जो है नहीं हो पाया था। कुछ उपन्यासों का प्रकाशन इनके निधन के पश्चात भी हुई थी। कुछ उपन्यासों का प्रकाशन इनके निधन के बाद हुई। एक बात और, इन्होंने लगभग 4-5 धारावाहिक भी बनाई थी। 5 जैसे धारावाहिक बनाई थी। एक था हम लोग, एक था
जमीन आसमान, ठीक है, गाथा, ये सब इन्हीं की बनाई हुई धारावाहिक थी। तो हम लोग को उपन्यास से काम है, तो मनोहर श्याम जोशी के प्रमुख उपन्यासों को देख लेते हैं। उपन्यास, और इनके उपन्यास मोस्ट हैं, क्रम वाले प्रश्न आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी, सॉरी, मनोहर श्याम जोशी के हैं। तो पहला उपन्यास है इनका कुरु कुरु स्वाहा। पहला उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा कब की है? ये 1980 ईस्वी की है। कब प्रकाशित हुई थी कुरु कुरु स्वाहा? 1980 में। दूसरा उपन्यास है इनका कसप। कसप, कसप कब प्रकाशित हुई थी? 1987 में, 87 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। तीसरा नंबर है हरिया हेक्टेयर की हैरानी। पूछी गई है एग्जामों में, नेट के एग्जामों में ये उपन्यास पूछी गई है। इनके लगभग सभी उपन्यास परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हरिया हेक्टेयर, हरिया, सॉरी, हरिया हेक्टेयर नहीं था, हरिया हरकुलस था ना, हाँ, हरक्यूलस, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। हरिया हरक्यूलस की हैरानी, ये कब की है? हरिया हरक्यूलस की हैरानी 94 में थी। हरिया हरक्यूलस की हैरानी ये कब की है? 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद टाटा प्रोफेसर। टाटा प्रोफेसर, टाटा प्रोफेसर कब प्रकाशित हुई थी? 1995 में। कब प्रकाशित हुई थी? 1995 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट आ जाइए, एक उपन्यास इनका था क्वाप, नंबर 5, क्याप, आधा क यम्याकार प, क्याप। क्याप प्रकाशित हुई थी 2001 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी ये? 2001 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ये भी मोस्ट उपन्यास है। ये क्रम जरूर याद रखें, इनके क्रम वाले प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। कुरु कुरु स्वाहा 80, कश्यप 87, हरिया हरक्यूलस की हैरानी 94, टाटा प्रोफेसर 95, और एक है क्याप 2001। क्याप के बाद लिख लीजिए एक बात और, देखिए क्याप प्रकाशित हुई थी 2001 में, और 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था इस उपन्यास पर इनको, ये भी लिख लीजिए, लिख देते हैं, परेशान ना हो। 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार है। 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पर्याप्त है इनके बारे में। तो इनके बारे में इतना ही पर्याप्त है। और ऐसे भी नेट के सिलेबस में ये है कि आप 2000 ईस्वी तक के उपन्यासों को ही पढ़ना है, और इनके बाद इनके जो भी उपन्यास निधन के पश्चात प्रकाशित हुई थी, जैसे एक हुई थी कौन हूँ मैं 2006 में, इसके बाद प्रकाशित हुई थी कपीश जी 2009 में, उसके बाद बद्ध स्थल 2009 में, और उसके बाद था उत्तराधिकारनी 2011 में। यह और प्रकाशित हुई थी, तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए उसको छोड़ सकते हैं। एक उपन्यासकार हैं अगले, श्रवण कुमार गोस्वामी। ये बिहार के रहने वाले हैं, इसीलिए बिहार के एग्जामों के लिए प्रमुख है, क्योंकि बिहार के ये उपन्यासकार हैं, तो प्रश्न बन सकते हैं इनमें से, कोई बड़ा बात नहीं है। तो इनके उपन्यासों का थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं। नंबर 3 श्रवण कुमार गोस्वामी, तीसरे उपन्यासकार। श्रवण कुमार गोस्वामी, ठीक है। जन्म कब हुआ था इनका? 1938 ईस्वी में बिहार में हुआ था। अगर जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था? 1938 ईस्वी। कहाँ? तो बिहार। अब बिहार में कहाँ हुआ था ये मुझे स्पष्ट जानकारी इनके बारे में नहीं है।
अगर निधन की बात करें तो निधन इनका 2020 में हुआ था, ये स्पष्ट है। इनके उपन्यासों को देख लीजिए, इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, थोड़ा सा इनको देख लीजिए। इनका पहला उपन्यास है जंगल तंत्रम। पहला उपन्यास जंगल तंत्रम। जंगल तंत्रम कब की है? ये 1979 ईस्वी की है। नंबर 2 पर लिख लीजिए सेतु, ये 1981 का है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1981 ईस्वी में। तीसरा उपन्यास लिख लीजिए भारत बनाम इंडिया, ये एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। तीसरा भारत बनाम इंडिया। भारत बनाम इंडिया एक प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है, जिसमें भारत गांवों का प्रतीक है और इंडिया शहरों का प्रतीक है। ये कब प्रकाशित हुई थी भारत बनाम इंडिया? ये 1983 में प्रकाशित हुई थी, 1983 ईस्वी। नंबर 4 में लिख लीजिए दर्पण झूठ न बोले, चौथा उपन्यास इनका है। दर्पण झूठ न बोले। दर्पण झूठ न बोले कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रकाशित हुई थी 1983 में। ये भी कब प्रकाशित हुई थी? 1983 में। इसके बाद राहु केतु, इन्हीं का उपन्यास है, 5वां नंबर राहु केतु। राहु केतु, राहु केतु कब प्रकाशित हुई थी? 84 में, 84 ईस्वी में। एक उपन्यास इनके महत्वपूर्ण और लिख लीजिए चक्रव्यूह, इन्हीं का उपन्यास है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह ये कब हुई थी? 1988 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। और लिखिए इनका कुछ उपन्यास महत्वपूर्ण और। चक्रव्यूह के बाद एक उपन्यास था इनका आदमखोर, नंबर 7। बिहार के हैं इसलिए बिहार के एग्जामों में इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पीजीटी टीजीटी में यहाँ से प्रश्न आ जा सकता है। आदमखोर, आदमखोर कब की है? आदमखोर 92 की, 1992 ईस्वी की उपन्यास है। आदमखोर हो गया। नंबर 8 में लिख लीजिए एक टुकड़ा सच, ये भी 92 का है। एक टुकड़ा सच, एक टुकड़ा सच कब की है? ये भी 1992 ईस्वी की है। काफी है ना इनके बारे में। ऐसे इनके उपन्यास बहुत सारे हैं, एक दो नहीं हैं, हैं तो बहुत सारे। देखो इसमें भी अगर महत्वपूर्ण उपन्यास को देखिए तो इसमें भी महत्वपूर्ण उपन्यास में थोड़ा सा दाग लगा देते हैं, क्योंकि बिहार के हैं तो ये थोड़ा मोस्ट है। इनके उपन्यास में जंगल तंत्रम मोस्ट उपन्यास है। भारत बनाम इंडिया, थोड़ा सा विषय वस्तु देख लीजिए। जंगल तंत्रम जो उपन्यास है, इनमें लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति एवं बुराइयों का चित्रण किया गया है। जंगल तंत्रम उपन्यास में लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति एवं बुराइयों का चित्रण है। भारत बनाम इंडिया जो इनका उपन्यास है, यह एक प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है, जिसमें भारत गांवों का प्रतीक है और इंडिया शहरों का प्रतीक है। ठीक है। उसके बाद एक उपन्यास इनका महत्वपूर्ण दर्पण झूठ न बोले। दर्पण झूठ न बोले उपन्यास में आर्थिक और राजनीतिक विषमताओं का चित्रण किया गया है। हमारे देश की आर्थिक और राजनीतिक विषमताओं का चित्रण किसमें है? दर्पण झूठ न बोले में। उसके बाद एक महत्वपूर्ण उपन्यास इनका है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह में विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटियों की वास्तविक स्थिति का चित्रण है और विश्वविद्यालयों के साथ साथ उसके वास्तविक स्थिति के चित्रण के साथ साथ ही उसमें वर्तमान शिक्षा पद्धति की बुराइयों का भी चित्रण है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि इसमें वर्तमान शिक्षा पद्धति पर व्यंग्य भी किया गया है इस उपन्यास में। ये महत्वपूर्ण उपन्यास इनके थे। जंगल तंत्रम, भारत बनाम इंडिया, दर्पण झूठ न बोले और चक्रव्यूह, ये इनके 4 महत्वपूर्ण उपन्यास थे। तो ये हो गए श्रवण कुमार गोस्वामी, बिहार के हैं इसलिए थोड़े से ये मोस्ट हैं। अगले उपन्यासकार की ओर हम लोग चलते हैं, किसमें?
अरे नाम है जंगल तंत्रम, तंत्र नहीं है, तंत्रम संस्कृत शब्द है। जंगल तंत्रम इसलिए नाम रखा गया है इसमें कि लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति, ठीक है, जिस प्रकार जंगल में तंत्र है, जंगल में शासन होता है, बाहुबलियों का शासन होता है जंगल में। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। उसका क्या नियम है? कोई नियम फॉलो करता है वो क्या? नहीं ना। तो उसी प्रकार हमारे देश में की वर्तमान स्थिति का इसमें चित्रण किया गया है, इसीलिए इसका नाम जंगल तंत्रम रखा। अच्छा ठीक है, ये हमको अगर श्रवण कुमार गोस्वामी मिलेंगे तो उनसे पूछ के आप लोग को बताएंगे। चलिए आगे। तो श्रवण कुमार गोस्वामी के पश्चात एक प्रमुख उपन्यासकार को देख लीजिए, सुरेंद्र वर्मा। ज्यादा नहीं, इनका 2 ही उपन्यास देखना है और नाम सिर्फ याद रखिए। अगले उपन्यासकार हैं सुरेंद्र वर्मा। कितने नंबर पर होंगे जी? किनको किनको देख लिए हैं? 24वां क्लास है ये आज उपन्यास के। सबसे राजेंद्र यादव को देख लिए। राजेंद्र यादव के बाद मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी के बाद श्रवण कुमार गोस्वामी, श्रवण कुमार गोस्वामी के पश्चात चौथा नंबर पे लिखिए सुरेंद्र वर्मा। नंबर 4 सुरेंद्र वर्मा। ठीक है। सुरेंद्र वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 1941 ईस्वी में झांसी में हुआ था। निधन का ज्ञात मुझे नहीं है। 1941 ईस्वी में कहाँ? झांसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। निधन का मुझे ज्ञात नहीं है। हो सकता है निधन अभी ना हुआ हो, ये भी हो सकता है कि हो चुका हो, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो आप लोग को ऐसे भी निधन से मतलब नहीं होता है, जन्म से आरोही क्रम में जन्म महत्वपूर्ण होता है और जन्म के साथ ही कि जिनका कौन पहले हुए कौन बाद में हुए। तो निधन से ऐसे भी आप लोग को लेना देना नहीं है। फिर भी चलिए, तो इनके उपन्यास को देख लीजिए। ज़्यादा उपन्यास नहीं, 2 इनका लिख लीजिए। उपन्यास तो ये बहुत लिखे हैं। तो इनके उपन्यासों में एक उपन्यास का नाम लिख लीजिए, अंधेरे से परे। अंधेरे से परे। अंधेरे से परे उपन्यास कब की है? ये 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई? 1980 ईस्वी में। नंबर 2 में मुझे चांद चाहिए, मोस्ट उपन्यास है ये। मुझे चांद चाहिए, तो ला के दे दीजिए। मुझे चांद चाहिए कब की है ये 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मुझे चांद चाहिए 1999 में। एक उपन्यास का नाम और लिख लीजिए, इसे पूछा नहीं जाएगा। ये 2 मोस्ट हैं, पूछे जा सकते हैं, ये पूछे नहीं जाएंगे। तीसरे उपन्यास लिखिए, 2 मुर्दों के लिए एक गुलदस्ता। 2 मुर्दों के लिए एक गुलदस्ता, के लिए एक गुलदस्ता। 2 मुर्दों के लिए एक गुलदस्ता कब प्रकाशित हुई थी? ये 1998 में प्रकाशित हुई थी, 98। बस सुरेंद्र वर्मा के बारे में इतना है। इनके बारे में ये उपन्यास मोस्ट है, मुझे चांद चाहिए 1999, इसको याद रखिएगा। सुरेंद्र वर्मा के बाद अगले उपन्यासकार नंबर 5 पे आइए। और अगले उपन्यासकार किसको बतावे? महत्वपूर्ण उपन्यासकार और किस कालखंड के कौन हैं? मंजूर एहतशाम लिखे हैं? मंजूर एहतशाम नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, मंजूर एहतशाम। मंजूर एहतशाम। इनका एक उपन्यास मोस्ट है, इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जन्म कब हुआ था मंजूर एहतशाम का? जन्म हुआ था 1948 ईस्वी में, मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ था। जन्म 1948 ईस्वी कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। इनके उपन्यासों की अगर बात करें कि इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, प्रमुख उपन्यास इनके देख लीजिए, जो परीक्षा की दृष्टि से आप लोग को करना है, क्योंकि हिंदी में FRCS तो करना है नहीं। अगर सभी को बताने लगे
तो 1 साल से कम तो नहीं लगेगा सिर्फ उपन्यास पढ़ाने में। फिर भी बहुत ज़्यादा आप लोग को बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिए। तो इनके उपन्यासों में पहला उपन्यास लिखिए कुछ दिन और। प्रथम उपन्यास कौन सी थी इनकी? कुछ दिन और। अगर कुछ दिन और की बात करें कब प्रकाशित हुई थी, तो 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी कुछ दिन और। नंबर 2 में लिख लीजिए सूखा बरगद, ये मोस्ट उपन्यास है, सूखा बरगद। देखिए इसमें हिंदू मुस्लिम संबंधों का चित्रण है इस उपन्यास में। सूखा बरगद उपन्यास में हिंदू मुस्लिम संबंधों का चित्रण है, और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1986 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ये मोस्ट उपन्यास है। नंबर 3 दास्तान ए लापता, इन्हीं का उपन्यास है, 95 में था। दास्तान ए लापता कब थी? 1995 ईस्वी में ये उपन्यास थे। एक और जब लिखिए तो पूरा महत्वपूर्ण लिख लीजिए। सूखा बरगद मोस्ट उपन्यास है इनका। एक और लिख लीजिए बसारत मंजिल। बसारत मंजिल ये कब प्रकाशित हुई थी? 2004 में। इसमें एक उपन्यास ये जो है सूखा बरगद, इसके बारे में थोड़ा 2 शब्द लिख लीजिए। ये मोस्ट उपन्यास है इनका सूखा बरगद। देखिए कुछ दिन और में पति पत्नी संबंधों और दाम्पत्य जीवन की जटिलताओं का चित्रण है इसमें, इस उपन्यास में। कुछ दिन और में पति पत्नियों के संबंध यानी दाम्पत्य जीवन जो है उसमें जो जटिलताएं, परेशानी, संघर्ष आता है उसका चित्रण है। और सूखा बरगद उपन्यास में हिंदू मुस्लिम संबंधों का चित्रण है। हिंदू मुस्लिम संबंधों का चित्रण। पर्याप्त है सूखा बरगद। मंजूर एहतसाम 1948 ईस्वी, कुछ दिन और इनका उपन्यास है। सूखा बरगद मोस्ट उपन्यास है, इसके विषय में इतना पर्याप्त है। अगले उपन्यासकार पर आइए, छोटे छोटे उपन्यासकार हैं। अगले उपन्यास पर आइए मिथिलेश्वर, ये मोस्ट उपन्यासकार भी हैं इस कालखंड के। कितना नंबर पर आ जाएंगे जी? नंबर 5। नंबर 6 पर आ जाइए। नंबर 6 आज प्रयोगवादी उपन्यासकार को फ्री करते हैं। आज जो है ना प्रयोगवादी उपन्यासकार को फ्री करते हैं। मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर का जन्म कब हुआ था? ये भी बिहार के ही थे। इनका जन्म हुआ था 1950 ईस्वी में। जन्म 1950 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो बेसाडीह, कहाँ? भोजपुर में है ना। बेसाडीह भोजपुर बिहार में हुआ था। ऐसे लिख सकते हैं भोजपुर, गांव का नाम बेसाडीह था। लिख लो यार, नहीं बोलेगा लिखा है नहीं। बेसाडीह भोजपुर उत्तर प्रदेश बिहार ना। तो बिहार के हैं ये, तो बिहार के एग्जामों के लिए तो मोस्ट हैं ही, इसमें कोई शंका नहीं है। शंका कीजिएगा भी नहीं, याद कर लीजिएगा। इनके उपन्यास जो हैं वो मोस्ट हैं, पूछे जा सकते हैं, क्रम वाले प्रश्न आ सकते हैं, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में आप लोग को पूछा जा सकता है इनके उपन्यास। ठीक है, तो इनके पहले उपन्यास हैं झुनिया। कौन सा उपन्यास है? प्रथम झुनिया। झुनिया में बिहार के गांवों का चित्रण है प्रभु, इतना याद रखिएगा। झुनिया कब की है? 1980 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी झुनिया। इसमें बिहार के गांवों का चित्रण है, मतलब हमारे राज्य के जो महान गांव हैं, जहां हम लोग का घर है, जहां हम लोग रहते हैं, जहां हम लोग जन्म लिए, ठीक है, उन गांवों की वास्तविक स्थिति का चित्रण झुनिया उपन्यास में
मिथिलेश्वर ने किए हैं। दूसरा उपन्यास इनका है युद्ध स्थल। युद्ध स्थल, युद्ध स्थल कब की है? 1981 ईस्वी की है। युद्ध स्थल 1981 ईस्वी। तीसरा उपन्यास लिख लीजिए प्रेम न बाड़ी उपजे, नंबर 3। महत्वपूर्ण उपन्यास है ये, प्रेम न बाड़ी उपजे। प्रेम न बाड़ी उपजे। प्रेम न बाड़ी उपजे कब की है? ये 1995 की है, 95। मोस्ट उपन्यास ये भी है। थोड़ा सा वर्ण विषय देख लेंगे। झुनिया 1980, युद्ध स्थल 81, प्रेम न बाड़ी उपजे 95। उसके बाद देखिए यह अंत नहीं 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह अंत नहीं कब प्रकाशित हुई थी? 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। नंबर 5 यहीं लिखिए। नंबर 5 में लिखिए सुरंग में सुबह। सुरंग में सुबह, सुरंग में सुबह कब प्रकाशित हुई थी? 2003 में, 2003 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नंबर 6 लिख लीजिए माटी कहे कुम्हार से। ये पंक्ति कबीरदास की है ना। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रो दे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। मतलब तू मुझे क्या घिस रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि हम तुमको घिस देंगे, रौंद देंगे, कुचल देंगे। तो झुनिया 1980, युद्ध स्थल 81, प्रेम न बाड़ी उपजे 95, या अंत नहीं 2000, सुरंग में सुबह 2003। और नंबर 6 में लिखिए माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए। माटी कहे कुम्हार, कुम्हार समझते हैं ना, माटी कहे मिट्टी का बर्तन बनाने वाला। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से कब की है ये 2006 ईस्वी की उपन्यास है। और एक अंतिम उपन्यास लिख लीजिए पानी बीच मीन प्यासी। ये भी पंक्ति कबीरदास की ही है। पानी बीच मीन प्यासी, मीन मतलब मछली, पानी बीच मीन प्यासी। ये उपन्यास 2008 की है। कब की है? 2008 ईस्वी की ये उपन्यास है। चलो ये हो गए मिथिलेश्वर, बिहार के रहने वाले हैं, इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से टीजीटी पीजीटी बीपीएससी 4 जो है उसके लिए मोस्ट है। जन्म 1950 ईस्वी, बैसाठी भोजपुर बिहार। पहला उपन्यास है झुनिया। झुनिया में बिहार के गांवों का चित्रण है। युद्ध स्थल 1981, प्रेम न बाड़ी उपजे, इसमें निष्काम प्रेम भाव का चित्रण है। प्रेम न बाड़ी उपजे में क्या है? निष्काम प्रेम भाव का चित्रण। अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। झुनिया में बिहार के गांवों की वास्तविक जीवन का चित्रण है। प्रेम न बाड़ी उपजे जो मोस्ट उपन्यास है, ये सभी मोस्ट हैं 1, 2 और 6। तो प्रेम न बाड़ी उपजे में निष्काम प्रेम का चित्रण है। यह अंत नहीं 2000, सुरंग में सुबह 2003। माटी कहे कुम्हार से, इसमें दलित वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण है। माटी कहे कुम्हार से, यह व्यंग है एक, ठीक है, और व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया ये उपन्यास है। तो इसमें दलित वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण है, इसमें भी और पानी बीच मीन प्यासी में भी, ठीक है। तो ये हो गए मिथिलेश्वर प्रभु। चलिए इनके बाद अगले उपन्यासकार की ओर चलते हैं। नंबर 6, नंबर 7 में आ जाइए, लिखिए नासिरा शर्मा। नंबर 7 नासिरा शर्मा। इनके उपन्यासों को भी देख लेते हैं। देखिए महिला उपन्यासकार को अलग भी पढ़ाएंगे, तो जो मोस्ट हैं उसको पढ़ाएंगे, और जिनको हम यहाँ पढ़ा दे रहे हैं उसको अलग से फिर हम नहीं पढ़ाएंगे। यानी कि अगर हम नासिरा शर्मा या कृष्णा सोबती पढ़ा दे रहे हैं, मन्नू भंडारी पढ़ा दे रहे हैं, तो इसको फिर महिला वाला हम शामिल नहीं करना है, पढ़ना है।
अब यहाँ पढ़ें या वहाँ पढ़ें, पढ़ना तो है ना। तो पढ़ा, अगर यहाँ पढ़ा दे रहे हैं तो महिला लेखिका में जो छूट गए हैं, जैसे उषा प्रेमवदा आप लोग को हम नहीं पढ़ाए, ममता कालिया नहीं पढ़ाए, ठीक है, बहुत सारे उपन्यासकार जो प्रवासी उपन्यासकार हैं उनको नहीं पढ़ाए, तो उनको पढ़ाएंगे। और जिनको हम पढ़ाते जा रहे हैं, मनु भंडारी को पढ़ा दिए, कृष्णा सोबती हो गई है, नासिरा शर्मा हो गई है और बहुत महिला उपन्यासकार जो हो चुके हैं उनको दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं लगती है। तो इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। नासिरा शर्मा, कहाँ जन्म हुआ था इनका? ये देवी जी का जन्म 1948 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1948 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज संसार के सबसे पवित्र जगहों में एक जगह में इनका जन्म हुआ था, प्रयागराज में। चलिए इनके उपन्यासों को देख लेते हैं, नाम देख लीजिए। फिर उपन्यास, अगर इनके उपन्यासों की बात करें तो पहला उपन्यास था 7 नदियां एक समंदर। 7 नदियां एक समुंदर। देखिए 7 नदियां, समुद्र शब्द तत्सम शब्द है, तो इसको तद्भव बना के लिख दी समंदर। 7 नदियां एक समंदर कब की है ये? 1984 ईस्वी की है। 1984 ईस्वी की ये उपन्यास है, 7 नदियां एक समंदर। दूसरा उपन्यास इनका है शाल्मली, महत्वपूर्ण उपन्यास है शाल्मली। कब की है? 1987 की है, 87 ईस्वी। तीसरा उपन्यास इनका लिख लीजिए ठीकरे की मंगनी, महत्वपूर्ण उपन्यास। ठीकरे की मंगनी, ठीकरे की मंगनी भी मोस्ट उपन्यास है। और ठीकरे की मंगनी कब की है? ठीकरे की मंगनी कब की है जी? 89 की है। ठीकरे की मंगनी 89 की है। चलिए 3 नंबर 4 चौथे उपन्यास इनका 7 नदियां एक समुद्र 84 की थी, शाल्मली 87, ठीकरे की मंगनी 89। उसके बाद लिख लीजिए जिंदा मुहावरे, जिंदा मुहावरे। अगर जिंदा मुहावरे उपन्यास की बात करें तो ये कब की है? ये 93 की है, 1993 ईस्वी। नंबर 5 अक्षय बट, अक्षय बट। अक्षय बट कब की है? अक्षय बट 2003 में प्रकाशित हुई थी, अक्षय बट 2003 ईस्वी में। एक महत्वपूर्ण उपन्यास इनका और है कुइयां जान। कुइयां जान, कुइयां जान कब की है? कुइयां जान 2005 ईस्वी की है, 2005 ईस्वी में है ये कुइयां जान। नंबर 7 में लिखिए जीरो रोड, नाम है जीरो रोड। जीरो रोड, जीरो रोड कब की है? जीरो रोड 2008 ईस्वी की है, जीरो रोड 2008। जीरो रोड के बाद एक उपन्यास और लिखिए पारिजात, ज्यादा नहीं है। पारिजात, पारिजात कब की है? पारिजात 2011 ईस्वी की है, पारिजात 2011। और 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था ना इनको, पारिजात पर ही मिला था। और एक और लिख लीजिए नंबर 9 में पारिजात 11 हो गया। एक उपन्यास इनका और था कागज की नाव, 14 में आए थे, कागज की नाव। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 2014 ईस्वी में, ठीक है। 7 नदियां एक समंदर 1984, शाल्मली महत्वपूर्ण देख लीजिए थोड़ा, ये भी है ना आप लोग को कि महत्वपूर्ण भी देखना है। तो 7 नदियां एक समंदर महत्वपूर्ण है, ठीक है। शाल्मली महत्वपूर्ण है, ठीकरे की मंगनी ये भी महत्वपूर्ण है, कुइयां जान महत्वपूर्ण है और पारिजात महत्वपूर्ण है, ठीक है। पारिजात उपन्यास जो 2011 में है, इसके लिए इनको 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2016 में
साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ऐसे पुरस्कार सारे पुरस्कार पढ़ाएंगे फिर से, तो फिर भी इनको देख लीजिए यहाँ पे। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 2016 में। किस उपन्यास के लिए? पारिजात के लिए। अब पारिजात है कब की? 2011 की है। तो ये हो गए नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा के बाद महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं कृष्णा श्रोवती, नंबर 8। आज इन सबों को फ्री करना है, कसम खा के हम भी आए हैं पढ़ाते पढ़ाते। इसमें गलती आप लोगों की है। सर डीपली पढ़ाइए, तो लीजिए डीपली पढ़िए। कितना दिन से उपन्यास पढ़ रहे हैं? कितना अधिक क्लास हो गया होगा? 24वां क्लास है। अभी तक आप लोग प्रयोगवाद में हैं, महिला बचे हैं, प्रवासी उपन्यासकार बचे हैं, देश विभाजन से संबंधित उपन्यासकार बचे हैं, दलित उपन्यास बचे हैं, बहुत सारे उपन्यास अभी ऐसे हैं जो बचे हुए हैं। तो सबका वर्ण विषय अगर पढ़ाने लगे तो बोले तो 2 साल, 1 साल कम से कम 1 साल अगर प्रतिदिन 2 घंटा पढ़ाए तो इतने उपन्यास हैं हिंदी में। और वो भी आपको देख रहे हैं 2010-11 तक लिखा रहे हैं। इधर के जो वर्तमान में रचनाएं हो रही हैं उपन्यासों में, नाटकों में, कहानियों में, कविताओं में, वो लिखा रहे हैं क्या? नहीं लिखा रहे हैं। अगर वो भी लिखाना ऐड कर दें, वो भी लिखाना शुरू कर दें, तो पता चलेगा कि परीक्षाओं, एक परीक्षा तो छोड़ दिए, कितनी अधिक परीक्षाएं हो गई है, अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। चलिए, कृष्णा श्रोवती, कृष्णा श्रोवती, ई देवी जी को भी आज देख लीजिए। इनका जन्म कब हुआ था? 1925 में गुजरात में हुआ था। जन्म 1925 ईस्वी। कहाँ? गुजरात, गुजरात में हुआ। अगर निधन की बात करें इनके कि निधन कब हुआ था, तो इनका निधन 2019 में हुआ था। निधन 2019 ईस्वी में। ठीक है। उपन्यास लिखिए। उपन्यास देखिए, इनके उपन्यास के बारे में 2 मत रहती है। कुछ इनके उपन्यास ऐसे हैं जिनको लोग लंबी कहानी या लघु उपन्यास भी कहते हैं, और कुछ तो उपन्यास बड़े हैं ही। तो जो बड़े हैं पहले उनको लिखिए, फिर इसके बाद इनको देखेंगे और साथ ही साथ पढ़ते चलिए। नंबर 1, जिंदगी नामा, ये था ना, जिंदगी नामा जिंदा रुख, जिंदगी नामा जिंदा रुख। कब की है ये? 1979 ईस्वी की है। जिंदगी नामा जिंदा रुख, रुख बोलते हैं पेड़ को। ठीक है। तो जिंदगी नामा जिंदा रुख 1979 ईस्वी की है। और 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, याद है ना? 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। नंबर 2, दिलो दानिश, दिलो दानिश। दिलो दानिश कब लिखी गई थी? 93 में, 1993 ईस्वी में। नंबर 3, समय सरगम, 2000 ईस्वी की है ये। समय सरगम कब लिखी गई थी? 2000 ईस्वी में। ये इनके उपन्यास हो गए। ठीक है। अब ये नहीं खत्म हो गए, अब सुनिए। उपन्यास के बाद कुछ इनके उपन्यास ऐसे हैं जिनको कुछ विद्वान मानते हैं कि ये लघु उपन्यास हैं या फिर लंबी कहानियां हैं। तो इनको भी थोड़ा सा लिख लीजिए, प्रश्न बन सकते हैं। कृष्णा श्रोवती की लंबी कहानियां, कृष्णा श्रोवती की लंबी कहानियां या लघु उपन्यास,
विद्वान लोग मान रहे हैं तो आप लोग को मानने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि मेरी दृष्टि में अगर पूछें तो ये उपन्यास ही हैं, लंबी कहानियां नहीं हैं। लेकिन विद्वान लोग मान रहे हैं तो मानने दीजिए। तो पढ़ लीजिए, कृष्णा शोभती की लंबी कहानियां या लघु उपन्यास। ठीक है, लिखिए। नंबर 1, डार से बिछुड़ी। नंबर 1, डार से बिछुड़ी। डार से बिछुड़ी। डार से बिछुड़ी कब प्रकाशित हुई थी? ये 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नंबर 2, डार से बिछुड़ी के बाद मित्रो मरजानी। मित्रो मरजानी। मित्रो मरजानी कब की थी? ये 1969 ईस्वी में थी, 69 ईस्वी में हुई थी। डार से बिछुड़ी 58, मित्रो मरजानी 69। क्रम से लिखिए। देखिए क्रम से तो लिखिए, लेकिन मित्रो मरजानी 69 में हुई थी, और इससे पहले एक आया था यारों का यार, वो 68 में ही था। गलती हो गई ना, छूट गई। अच्छा कोई बात नहीं है, लिख लीजिए यहाँ, यारों के यार। यारों के यार कब है? 1968 ईस्वी में है, 1968 ईस्वी में। नंबर 4 में यारों के यार, उसके बाद 3 पहाड़, ये भी 68 में ही है। यारों के यार और 3 पहाड़, ये भी कब है? 1968 ईस्वी में ही है। इतना लिखिए 4 तक, फिर अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पे ये समाप्त नहीं हो गए होंगे। कुछ देर और रुको, ये समाप्त हो जाएंगे आज, परेशान नहीं होना है। आज इनको समाप्त कर, आज प्रयोगवादी उपन्यासकार को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। बहुत हो गया अब। कल से हम लोग महिला उपन्यासकार को देखेंगे जो बचे हुए हैं। हो गया, लंबी कहानियां लघु उपन्यास। देखिए, जिंदगी नामा जिंदा रोक 1969 ईस्वी, 79 ईस्वी। 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिलो दानिश 93, समय सरगम 2000। उसके बाद कृष्णा शोभती की लंबी कहानियां या लघु उपन्यास को देखें तो डार से बिछड़ी 58, मित्रों मरजानी 69, यारों के यार और 3 पहाड़ 1968। नंबर 5 पे आइए, इनको पूरा खत्म कीजिए। उसके बाद लिखिए सूरजमुखी अंधेरे के। सूरजमुखी अंधेरे के। सूरजमुखी अंधेरे के कब का है? 72 का था ना, 1972 ईस्वी में है सूरजमुखी अंधेरे के। सूरजमुखी अंधेरे के बाद अगला ए लड़की ने बादलों के घेरे, ये भी लिखिए, बादलों के घेरे। बादलों के घेरे कब की है? ये 1980 की है, 1980 ईस्वी। उसके बाद नंबर 7, ए लड़की। ए लड़की, ए लड़की कब की है? 91 की है, 91। नंबर 8, ए लड़की के बाद ये लिखिए जानी मेहरबान सिंह। जेनी मेहरबान सिंह, ये कब की है? जानी मेहरबान सिंह, ये है 2007 की, 2007 ईस्वी। कृष्णा शोभती को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? नहीं याद है? बहुत बढ़िया। लिख लो एक बात, यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। कृष्णा शोभती को 2017 ईस्वी में, कब? 2017 में संपूर्ण साहित्य के लिए, संपूर्ण साहित्य के लिए
कृष्णा सोबती को 2017 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कृष्णा सोबती को 2017 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ये हो गए कृष्णा सोबती फ्री। कृष्णा सोबती कितने नंबर पर थी? 8। नंबर 9 पे चलिए। नंबर 9 देखिए, असगर बजाहत। असगर बजाहत, आज इनको भी फ्री कीजिए, असगर बजाहत को भी। असगर बजाहत जी का जन्म कब हुआ था? जन्म इनका हुआ था 1946 ईस्वी में फतेहपुर में। अब फतेहपुर कहाँ पड़ता है पता है ना? फतेहपुर उत्तर प्रदेश। इनके उपन्यास की बात करें, कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी छोड़ा भी नहीं जा सकता है। पहला 7 आसमान। 7 आसमान प्रथम उपन्यास थी इनका। 7 आसमान कब की थी? 1996 की थी। 1996 ईस्वी, 7 आसमान। नंबर 2 कैसे आग लगाई। कैसे आग लगाई। अब कैसे आग लगाई, इनको लगा के बताना पड़ेगा ना। कैसे आग लगाई 2004 ईस्वी में हुई थी, कैसे आग लगाई। इसके बाद मनमाटी, ये 2011 की है। मनमाटी प्रकाशन कब हुआ था? 2011 ईस्वी में। नंबर 5 7 आसमान 96, कैसे आग लगाई 2004, मनमाटी 2011। उसके बाद बरखा रचाई, भूल जाते हैं जी। बरखा रचाई कब की है? बरखा रचाई भी 2011 में प्रकाशित हुई थी। और एक उपन्यास इनका और लिख लीजिए, धरा अंकुराई। धरा मतलब धरती, धरा अंकुराई। धरा अंकुराई ये कब की है? 2014 की है, 2014 ईस्वी। तो ये असगर बजाहत के उपन्यास हो गए फ्री। चलिए, इसके बाद अगले उपन्यास, ये भी मोस्ट हैं, क्रम वाले प्रश्न आ सकते हैं, ज़्यादा उपन्यास हैं नहीं, फिर भी देख लेते हैं। नंबर 10 में लिखिए, काशीनाथ सिंह। रेहन पर रघु इन्हीं का था ना। नंबर 10 काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था प्रभु? इनका जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में, चंदौली उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ? चंदौली उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनके उपन्यास को देखिए, ज़्यादा उपन्यास नहीं है, परेशान नहीं होना है, मोस्ट ही आप लोगों को लिखाया जाता है। आप सबको पूरा डीपली पढ़ने लगिएगा तब तो कल्याणम भवति। नंबर 1 अपना मोर्चा 72 में है इनका। अपना मोर्चा कब है? 1972 में ये प्रकाशित हुई थी, अपना मोर्चा 1972। नंबर 2 पर आ जाइए,
तो वो है रेहन पर रघु, 2008 की है ये। रेहन पर रघु, ये आधा ग है। रेहन पर रघु कब की है? 2008 ईस्वी की है। नंबर 3 काशी में 80, इन्हीं का था ना, काशी का 80, काशी का 80, काशी का 80 कब है? 2002 का था ये, काशी का 80 2002। इसको ऊपर लिखना था, गलती से नीचे लिखा गया। अपना मोर्चा 72, रेहन पर रघु 2008, काशी का 80 2002। एक उपन्यास और लिख लीजिए, 12 महुआ चरित्र। महुआ चरित्र, महुआ चरित्र कब की है? ये 2012 की है। एक उपसंहार भी इनका, इन्हीं का उपन्यास है ना, उपसंहार। उपसंहार, उपसंहार कब प्रकाशित हुई थी? 2014 ईस्वी में। तो ये हुए काशीनाथ सिंह फ्री। काशीनाथ सिंह हो गए आज फ्री। और कोई उपन्यासकार बचे हैं इस कालखंड के? देख लीजिए। मृणाल पांडे, चलो पढ़ लो। जो जो बचे हैं इस कालखंड में प्रयोगवादी में, उसको पढ़ ही लो। ये फिर मत बोलना कि नहीं पढ़े हैं। मृणाल पांडे, मृणाल पांडे का जन्म कब हुआ था? मृणाल पांडे का जन्म हुआ था 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। कहाँ? मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। टीकमगढ़ स्थान है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो टीकमगढ़ में कहाँ हुआ था ये मुझे कंफर्म नहीं है, एमपी लिख लो, मध्य प्रदेश। इनके उपन्यास लिख लीजिए, कुछ ज़्यादा खास उपन्यास है नहीं, 2 गो उपन्यास है इनके मोस्ट, लिख लीजिए। पहला उपन्यास लिख लीजिए पंढरपुर पुराण। पंढरपुर पंढरपुर पुराण। और पंढरपुर पुराण कब लिखी गई थी? 1983 ईस्वी की में ये लिखी गई थी, 1983 ईस्वी। और एक उपन्यास इनका और लिख लीजिए, रास्तों पर भटकते हुए। रास्तों पर भटकते हुए, रास्तों पर भटकते हुए कब लिखी गई थी? तो ये 2000 ईस्वी में लिखी गई। ये 2 उपन्यास थे मृणाल पांडे के। अब कोई और उपन्यासकार बचे हैं जिनका नाम आप लोग को याद है तो बोलिए, हम उनको पढ़ा ही देते हैं। ये 11 हो गए ना। और कोई उपन्यासकार? एक राजकमल चौधरी लिख लीजिए। हो सकता है पूछे जा सकते हैं। नंबर 12 राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी का जन्म कब हुआ था? राजकमल चौधरी जी का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में, रामपुर हवेली। रामपुर हवेली कहाँ? बिहार। इसीलिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ इनको, बिहार वाले के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम खोज के पढ़ा भी दे रहे हैं राजकमल चौधरी को। बिहार। निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 1967 ईस्वी में, 67 ईस्वी में। अच्छा, इनका मूल नाम क्या था? बिहार के हैं, परीक्षा में पूछा सकते हैं टीजीटी पीजीटी में, इसलिए थोड़े मोस्ट लगे, इसलिए मैं बता भी रहा हूँ।
नहीं तो नहीं बताता। राजकमल चौधरी, इनका मूल नाम क्या था? इनका नाम था मणिनाथ चौधरी, मणिंद्रनाथ चौधरी इनका मूल नाम था। और घर का नाम, इनके घर के लोग, इनके जो माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ये लोग यानी घर के परिवार इनको किस नाम से जानते थे? राजकमल चौधरी को। अरे 9th-10th के बुक में भी होंगे ये। तो इनके घर के लोग इनको क्या बोलते थे? घर के लोग इनको फूल बाबू के नाम से जानते थे। यानी घर का नाम क्या था इनका? घर का नाम, अगर घर की नाम की बात करें तो इनका फूल बाबू नाम था। क्या नाम था? फूल बाबू। ठीक है, ये इनका परिचय हो गया। बिहार के हैं इसलिए थोड़े मोस्ट हैं। अब इनके प्रमुख उपन्यास को देख लीजिए। उपन्यास इनके बहुत हैं, तो उसमें प्रमुख उपन्यास देख लीजिए। प्रमुख उपन्यास अगर परीक्षा पूछे जाएंगे तो ये प्रमुख उपन्यास में से कुछ पूछे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं पूछे जाएंगे। नंबर 1 में लिख लीजिए, नदी बहती थी, मतलब अब नहीं बह रही है। नदी बहती थी, नदी बहती थी कब है? 1962 में, 1962 में था। नंबर 2, शहर था शहर नहीं, शहर था शहर नहीं, शहर था शहर नहीं कब की है? 1966 ईस्वी में है। और एक उपन्यास इनका और लिख लीजिए, मछली मरी हुई। मछली मरी हुई, मछली मरी हुई कब की है? ये 1966 की है, ये भी सेम टाइम में था। और 20 रानियों का बाइस्कोप 72 में है, लेकिन वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये 3 उपन्यास इनके बारे में याद रखिएगा। राजकमल चौधरी भी हो गए फ्री। और कोई बिहार वाले बचे हैं क्या? और तो मेरी दृष्टि में कोई बिहार वाले नहीं बचे होंगे। चलिए, तो और कोई बिहार वाले नहीं बचे हैं। आज आप लोग को 12 उपन्यासकार के साथ ही प्रयोगवादी उपन्यासकार, प्रयोगवादी उपन्यासकार जो थे वो समाप्त हुए। प्रयोगवादी उपन्यासकार समाप्त। अब बच गए हैं महिला उपन्यासकार, प्रमुख महिला उपन्यासकार, दलित उपन्यासकार और देश विभाजन से संबंधित उपन्यास, कुछ उपन्यास जिसके वर्ण विषय बहुत मोस्ट हैं उसको पुनः लिखवाएंगे। तो आज जो क्लास थी ये उपन्यास की मूलतः समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अब महिला बचे हैं और अन्य बचे हैं, तो वो कल कराया जाएगा। आज का ये 24वां क्लास में हम लोग प्रयोगवादी उपन्यासकार को समाप्त कर चुके हैं। और इतना डीपली पढ़ाने का मूल कारण ये है कि परीक्षा में प्रश्न आप लोगों से ना छूटे, कोई भी विद्यार्थी को ये ना लगे कि ये नहीं पढ़े और ये आ गया। ठीक है, किसी भी विद्यार्थी को हतोत्साहित नहीं होना है। इसलिए इतना डीपली पढ़ाने के कारण ये उपन्यास की आज 24वीं क्लास हुई। और आज की क्लास लंबी भी हो गई ना आप लोगों की, कोई बात नहीं है। तो एक ही दिन ना, कल से हम लोग महिला उपन्यासकार को देखेंगे। ये मेरे ख्याल से 2-3 क्लास उपन्यास की और होगी और उपन्यास बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। और इसके बाद कुछ देर के बाद जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ रहे थे आदिकाल, है ना? आदिकाल ही चल रहा है ना, उसमें आदिकाल शुरू किए हैं। और व्याकरण तो चल ही रहा है आप लोग का। चलिए, तो आज के लिए इसमें इतना ही रहने दीजिए। आज लगभग आप लोग कितने उपन्यासकार को पढ़ लिए जी? 24वां। पहले राजेंद्र यादव को पढ़ लिए, राजेंद्र यादव के बाद दूसरे
उपन्यासकार पढ़े हैं मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी के बाद श्रवण कुमार गोस्वामी। श्रवण कुमार गोस्वामी के बाद सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए। मंजूर अहमद एहसाम, सूखा बरगद। मिथिलेश्वर को पढ़ लिए। मिथिलेश्वर के पश्चात नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा के पश्चात कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती के बाद आप लोग पढ़ चुके हैं असगर बजाहत को। असगर बजाहत के बाद काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह के बाद मृणाल पांडे। मृणाल पांडे के बाद राजकमल चौधरी। तो ये 12 उपन्यासकार को आज आप लोगों ने देखा। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, पर्याप्त हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल बात करते हैं महिला, प्रमुख महिला उपन्यासकार पर। और अभी जो क्लास है व्याकरण की और हिंदी साहित्य के इतिहास की, वो होगी। आप लोग अस्थिर रहें। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।